जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति और आज फिजिक्स फॉर एनडीए एग्जाम जिसमें हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं इन द जीएटी पेपर। तो इसे एक क्विक फॉर्म में आपके सामने पेश करता हूं मैं। सबसे पहले क्या है वर्क, ये समझते हैं। तो इट इज बेसिकली एक प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन ये प्रोडक्ट किस तरीके का है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट इज, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फोर्स और चल फोर्स और डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर थीटा एंगल है तो उसका कॉस का प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, कॉस ऑफ दैट थीटा, और फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो है ही। ठीक है, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन देम। जनरली रियल लाइफ में क्या रहता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है कि मैंने किसी बक्से को धक्का मारा, फोर्स एफ, और ये इसी डायरेक्शन में गया। सो एफ मल्टीप्लाइड बाय ये जो भी डिस्प्लेसमेंट है इसको एस बोल दीजिए, एस और कॉस 0 डिग्री। तो ये एफ इंटू एस के ही बराबर होगा। ठीक है, एफ इंटू एस के ही बराबर हो गया। ऐसा कहीं पर हो कि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर जाए फोर्स की डायरेक्शन के, तो वहां पर एफ इंटू एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो इस केस में आप बोलेंगे कि वहां कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। कैसे? फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो एसआई यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, कब कब ये 0 होगा ये देख लेते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, फोर्स में लगाता रहा, लेकिन द बॉडी है ऑन विच आई एम अप्लाइंग द फोर्स वो मूव ही नहीं हुआ, सो दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन देयर। और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तब 0 होगा। ठीक है, फोर्स 0 होगा तब भी ऑफकोर्स वर्क डन हैज टू बी ए 0। और दूसरा केस क्या है, या तो फोर्स 0 या डिस्प्लेसमेंट 0 या दोनों ही 0 ना हो, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये था वर्क। आगे बढ़ते हैं कि अगर फोर्स जो है वो एक जैसा नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं, और इस ग्राफ में एरिया जो होगा वही वर्क डन होगा अंडर दिस वेरिएबल फोर्स एफ। ठीक है, एक और तरीका क्या है कि ये जो अलग अलग तरीके से फोर्स लग रहा है, अगर वो एक ही बॉडी पर है तो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लीजिए। ठीक है, वेक्टर सम ले लो, और ये फोर्स को फिर मल्टीप्लाई कर दो विद द डिस्प्लेसमेंट। दैट इज फोर्स वेक्टर सम, एस मैंने लिख दिया उसे, मल्टीप्लाइड बाय एस, और इनके बीच का एंगल कॉस थीटा। दिस गिव्स मी द वर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। और अगर रिजल्टेंट सारे फोर्स का 0 हुआ तो फिर तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कंजर्वेटिव कब बोला जाता है? ये ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स उस पर बेस्ड भी जब क्विक रिवीजन हम कर रहे थे डिस्कस, उसमें भी ये आएगा कि कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वो जो वर्क डन है फॉर दैट फोर्स दैट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। और अगर वो दोनों सेम है, यानी कि एक राउंड ट्रिप के अलोंग है, तो वहां पर मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, सो देन द वर्क डन इज 0। इट इज सेड लाइक दैट, सो देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो आप चाहे तो राउंड ट्रिप बोल दो, या आप ऐसा बोलो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे बस डिपेंड करता है, ए एंड बी, और किस तरीके से वहां जाता है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। किसी भी पाथ से उससे ए से बी तक जाए उससे कोई मैटर नहीं करता, इट ओनली हैज टू मैटर विद द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आप याद रखिए बस कि कौन से कंजर्वेटिव होते हैं और कौन से नॉन कंजर्वेटिव। जितने भी फोर्सेस जो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आप याद करने के लिए ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक,
इन दोनों फोर्स को याद करिए कि कंजर्वेटिव है और यही दोनों सेंट्रल फोर्स भी है। और नॉन कंजर्वेटिव में आप फ्रिक्शन विस्कस फोर्स को ले लीजिए। जो भी चीज मोशन को रेजिस्ट करती है उसको आप बोल दीजिए कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, अगर डेफिनेशन याद नहीं हो रहा, क्योंकि डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो ये जरूर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है कौन सा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होता है दैट इज द वेट mg, और फॉर अ हाइट h अगर उसे उठाया गया तो वहां उस केस में वर्क डन हो जाता है आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स हो गया मास इनटू ग्रेविटी mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज h, तो ये हो गया mgh। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे कि आगे पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अच्छा, वर्क डन इन कंप्रेसिंग और स्प्रिंग के लिए ये वर्क डन हो जाता है -12 kx²। x क्या है? जितना डिस्प्लेस किया आपने, मतलब इनिशियली जिस पोजीशन पर था उससे खींचा, कितना खींचा हुआ है, दैट इज x। ठीक है, चलिए, तो ये आगे पोटेंशियल एनर्जी में भी डिस्कस करेंगे इन दोनों केसेस को कि ग्रेविटी से और स्प्रिंग फोर्स क्या क्या रहता है और उन दोनों से कैसे वर्क डन आता है, और वही कैसे पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी रेज्ड टू सम हाइट h एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्प्रिंग, तो वो दोनों हम देखेंगे अभी आगे। एनर्जी क्या है? तो ये था वर्क डन, वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, यहीं तक है। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी का क्या मतलब है? इसी वर्क डन को की जो कैपेसिटी है, ये जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, दैट वुड बी द एनर्जी। आप फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स में जब हम डिराइव करते हैं चीजों को, तो होता क्या है, जब एनर्जी हमको निकालना होता है तब हम वहां पर होता हुआ वर्क निकाल लेते हैं और वही वहां पर एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? जूल्स। ठीक है, वर्क डन का भी न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही जूल्स भी बोला जाता है। ठीक है, एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या है? जूल्स। ठीक है, ओके, अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली काम करने की क्षमता है मेरी एनर्जी, क्योंकि उतना ही मैं कर पाऊंगा जितनी मेरे पास एनर्जी है, तो इसलिए वो हमेशा हम फिजिक्स की डेरिवेशंस में हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ये एक टाइप है। देन देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो है जो हमारे बॉडी में है, जिसके थ्रू हम काम करते हैं बेसिकली। देन देयर इज लाइट एनर्जी, जो लाइट से है। फिर हीट, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आता है। साउंड एनर्जी, जो साउंड हो रहा है। देन न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड है ऑफ एन एटम्स। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सारे टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, सबके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कोई, और मेन इनमें से दो ही एनर्जीज है, काइनेटिक और पोटेंशियल, जो मेन डिस्कशन का है। जो हमारे काम का ज्यादा है वो है काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि कोई भी चीज जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी गेन करती है, दैट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या है? उस बॉडी का पर्टिकुलरली एक मास होगा और उसकी एक वेलोसिटी होगी, सो हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², और इसी को मोमेंटम के फॉर्म में हम कर सकते हैं, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी बेसिकली मोमेंटम होता है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? अगर मैं p² कर दूं तो क्या हो जाएगा? m² v²। अच्छा, ठीक है, तो ये तो था काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ठीक है, तो यहां से चाहे तो आप v² की वैल्यू p²/m² रख सकते हो। m ऐसी रहा, v² की जगह आप p²/m² कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया p²/m से ये कैंसिल हो गया, सो 2m। सो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, इनके बीच का ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, p²/2m। और वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। तो कोई भी चीज मूव करने से, चाहे वो एरोप्लेन हो, साइकिल हो, कार हो, फुटबॉल को किक करना हो, स्केटबोर्ड पे चलना हो, या विंडमिल का मोशन, anything that is moving will gain energy due to its motion and that is called as kinetic energy। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होगी उस बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी।
बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जैसे केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आप देख सकते हैं कि एटम्स के बीच का वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी जहां सबसे मिनिमम है वहां हम बोलते हैं कि अच्छा अब ये यहां बॉन्ड बना लेंगे। वैसे ही फिजिक्स के केस में हम इतना वो नहीं देखेंगे, एटम्स वगैरह इतना ज्यादा नहीं देखा जाएगा। हम देखेंगे कि अच्छा देखिए रोलर कोस्टर एक हाइट पे गया तो उतनी हाइट जाने की वजह से उसने एक पोटेंशियल एनर्जी गेन की। आपने भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए घड़ी हो गया, पानी की बोतल होगी, उठा के एक जगह पर आप उठा के ऊपर आपको रखना है, तो ये जो आपने उठाया तो उस ऑब्जेक्ट ने आपके उठाने की वजह से एक एनर्जी गेन करी, एंड दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली एप्पल्स ऑन अ ट्री, पेड़ पे लदे हुए हैं लेकिन बिकॉज दे आर फ्रॉम अ हाइट, दे आर ऑन अ हाइट, दैट्स व्हाई दे हैव गेन्ड सम पोटेंशियल एनर्जी। और सिमिलरली स्लिंग शॉट बीइंग पुल्ड, अपने इनिशियल या मीन या स्टेबल पोजीशन पर वो वैसे ही है, आपने जब खिंचाव दिया तो इट हैज गेन सम एनर्जी, और इसी को ही जब मैं छोड़ूंगा तो यही एनर्जी वो रिलीज करेगा हवा में और धीरे धीरे आगे जाएगा, और जैसे ही खत्म होगा उसकी एनर्जी तब वो गिर जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर एनफ। हाँ, उसमें ग्रेविटी का भी असर है, लेकिन मेन एनर्जी जो मूवमेंट का है वो हमने प्रोवाइड किया है उसको, ठीक है। और यही हम आगे देखेंगे कि यही पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये सिर्फ डिफाइंड है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, यानी कि वो फोर्सेस जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जिनका वर्क डन डिपेंड करता है, ठीक है, या राउंड द वे जाने से जिनका वर्क डन जीरो हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन्हीं फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, ठीक है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने अभी देखा था वर्क डन, वहां पर क्या हो रहा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो एक ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट पे ले गए तो वहां जो पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन करी, दैट इन क्वांटिटी इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ग्रेविटी नहीं है, दिस इज, और अच्छे से बोलते हैं इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9.8 ले लीजिए, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में फिर 10 भी यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो ये तो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन के टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज यहां पर ठीक कर दिया जाए, बेसिकली थोड़ा मूव हो गया शायद, ठीक, ओके। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्प्रिंग है आपके पास, आपने उसको खींचा, खींचने की वजह से वो एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसने एनर्जी गेन करी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। फोर्स जो होता है वो इक्वल टू होता है यहां पर माइनस के एक्स, ठीक है। आप इसे बस याद रखिए कि हाफ के एक्स स्क्वायर है, और उसकी वजह से जो ग्राफ बनेगा एक्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, यहां पर आपने पीई को मार्क किया, पीई इज इक्वल टू, पी को यहां आपने वाई एक्सिस पे मार्क किया और एक्स को एक्स एक्सिस में, एक्स इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर पर है, हाफ के कैन बी कंसिडर्ड अ कांस्टेंट, तो ये बेसिकली एक किस तरीके का इक्वेशन बना, पैराबोलिक ग्राफ बना, नॉट इक्वेशन, ग्राफ आपका पैराबोलिक बना, एक पैराबोला जैसा, ठीक है। तो ये था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कहां से कैलकुलेट होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ओके, चलिए, इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है, अगर हर तरफ से आपने फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर बॉडी में एक्ट हो रहा है उसे आपने देखा, अच्छे से ऑब्जर्व किया, सारे फोर्सेस को वेक्टोरिकली आपने सम किया और वो जीरो आ गया, या नेट एक्सटर्नल फोर्स आप बोले कि वो ऑब्जेक्ट पर जीरो है, तो इसको आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, इक्विलिब्रियम पे। जैसे सिंपली एक इस तरीके से रखा हुआ है एक ब्लॉक,
वेट आएगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r, तो mg इज इक्वल टू r। बैलेंस कर लिया, तो इसका मतलब ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम के लेकिन टाइप्स हैं, जरूरी नहीं है कि रेस्ट पर ही है तो हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम पे। देयर कैन बी अदर थिंग्स आल्सो, इवन इफ समथिंग इज मूविंग और कुछ दूर बाद वो आ जाता है रेस्ट पे, तो उसमें भी एक इक्विलिब्रियम का टाइप आता है। जैसे एक इक्विलिब्रियम का टाइप है स्टेबल। तो स्टेबल मतलब क्या, हमने हल्का सा उसको फोर्स लगाया उस पर और वो मूव भी किया और फिर वो वापस आ गया अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जिसपे वो पहले था, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल मतलब आपने धक्का दिया, वो उस पोजीशन से मूव हुआ लेकिन वो वापस नहीं आया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो दिस इज अनस्टेबल। और वो मूव ही करता गया, इट मूव्ड इनटू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज अनस्टेबल। ठीक है, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो भी देर इज, आई थिंक देर इज सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम देयर। लेकिन हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है क्या, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और अल्टीमेटली क्या वो एक पोजीशन में आता है जहां पर फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इन डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर इस पोजीशन पे रखा जाता है कोन, कोन आप कोई भी ऐसा समझ लीजिए बर्थडे पे जो सर पे पहना जाता है, तो उस पे अगर हल्का सा इस तरीके से एक फोर्स लगाया, वो मूव हुआ और वो वापस आ जाएगा अगर इस पोजीशन पर है। तो अगर उल्टा रखा है तो आपने हल्का सा फोर्स लगाया, हल्का सा मूव किया उसको, वो ऐसे गिर जाएगा, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आया, वो स्टेबल पोजीशन पर नहीं आया वो, तो ये अनस्टेबल हो गया। न्यूट्रल मतलब अगर इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे लेटा के आपने रख दिया है और अब आपने उसको मूव करने की कोशिश की, सो इट हैज नाइदर द टेंडेंसी टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा, ठीक है, नॉट टू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन आपका ये है जब कोन इस तरीके से रहे, तो इसमें भी नहीं आएगा। सो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये क्लियर होना चाहिए आपको। न्यूट्रल में डिस्प्लेस होता है, अनस्टेबल में डिस्प्लेस होता है, न्यूट्रल में ना डिस्प्लेस होता है ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस चीज पर यहां से फोर्स लगा है, तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही है वैसा। वैसे इसमें आपने इस डायरेक्शन में लगाया, इसमें भी इस डायरेक्शन में लगाया, इस पोजीशन पे अगर इस डायरेक्शन पे आपने लगाया तो हल्का सा मूव होगा क्या, हो सकता है। इट हैज नाइदर द डायरेक्ट टेंडेंसी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो भी नहीं होता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो आएगा ही नहीं, वो तो उस पर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे हल्का मूव कर सकता है। ठीक, स्टेबल क्लियर है, अनस्टेबल भी क्लियर है। न्यूट्रल इज काइंड ऑफ की स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में है कहीं, कि दोनों ही नहीं होता है, ना ही डिस्प्लेसमेंट होता है ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है। ठीक है, यहां इस डायग्राम पे अगर इवन इफ यू आर गेटिंग अ बिट कंफ्यूज्ड, कोई बात नहीं, आप बस इस चीज का ध्यान रखिए कि स्टेबल में जो हो रहा है और अनस्टेबल में जो हो रहा है, वो दोनों जो यहां नहीं होता है, दैट इज न्यूट्रल। बस इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या बोलता है कि चेंज इन द वर्क डन, नॉट चेंज इन द वर्क डन, मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुआ, चेंज इन इट्स, एक मिनट, आई थिंक दिस इज काइनेटिक एनर्जी, यस, ओ अच्छा, इट वाज बिलो, ठीक है, कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो एज अ वर्क डन दिखेगा। ठीक है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल गिव मी व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली जीरो भी हो सकता है,
लेकिन ध्यान रहे अगर वर्क डन डिस्प्लेस कर रहा है, एक फोर्स है जो डिस्प्लेस कर रहा है एक बॉडी को, सो वहां पर जो वर्क डन हुआ दैट इज बेसिकली चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी देयर। ठीक है, ये तो वैसे भी समझा जा सकता है, आप हाँ इन जनरल भी समझा जा सकता है कि हाँ काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा और वही वर्क डन होगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ा जाए। हीट एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर 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 ये है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बॉडी पोजेसेस हीट एनर्जी ड्यू टू डिसऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनकी वजह से हीट जनरेट होता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स, हम लोग भी जिस तरीके से काम करते हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज बेसिकली स्टोर्ड इन आवर मसल्स एज केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम देखते ही हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या, जो न्यूक्लियस एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर है और जिसको जिसके थ्रू एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सब जहां से आता है, तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, वैसे एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है। एनर्जी कहीं पर भी क्रिएट नहीं की जा सकती या कहीं से भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। इट हैज 100% जो टोटल एनर्जी है वो यूनिवर्सल का कांस्टेंट है और वो बस एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे एक बॉल एक हाइट से एक बच्चा खेल रहा है और फिर उसने वहां से उसको फेंका, तो क्योंकि वो एक हाइट से था, हाइट से उसने उसको फेंका, तो जब उस पॉइंट पे फेंकने से जस्ट पहले उस बॉल के अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। अब हाइट कम होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ने का मतलब ये है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जो लॉस पोटेंशियल एनर्जी में हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। तो टोटल जो है, सो टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, पोटेंशियल एनर्जी का सम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, और इसी सम को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी, और ये कंजर्व्ड रहता है, यानी कि इक्वल रहेगा। आप जब भी सम करेंगे तो वो सम हमेशा बराबर होगा, एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ा जाए। पावर, पावर क्या है? ठीक है, पावर इज बेसिकली व्हाट, इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ बॉडी और एनर्जी इज ट्रांसफर, जस्ट वर्क डन, या वही उसको हम एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो टाइम का एक फैक्टर आ गया, तो इसका यूनिट हो जाता है जूल पर सेकेंड, ऐसा यूनिट, या इसको वॉट भी बोलते हैं, जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट्स वॉट। ठीक है, अदर यूनिट्स क्या है, किलोवाट और हॉर्स पावर। किलोवाट और हॉर्स पावर, किलोवाट मतलब वही किलो का फैक्टर आ गया, मतलब 1000 हो गया, और हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट। ये यूनिट्स है। ठीक है, अच्छा, इवन पावर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वर्क बाय टाइम है, मैं वर्क को लिख देता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको फिर लिखा जा सकता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेक्टर के केस में ये हो जाता है फोर्स डॉट वी, या फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का कॉस का एंगल ऑफ थीटा, एफ वी कॉस थीटा। टाइम टी, अगर डिस्टेंस एस में जा रहा है तो एस बाय टी, दैट इज, तो इस तरीके से भी पावर कैलकुलेट हो सकता है, दैट इज पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला है, आप याद रखिए। जनरली इतने खास इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन पता आपको होना चाहिए। और जनरली जो पावर पे क्वेश्चन है वो यही है, वर्क डन बाय टाइम और यूनिट पर बेस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलिजन, कोलिजन का क्या मतलब है कि दो चीजें टकराए। तो बाय डेफिनेशन कैसा है कि इट इज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर फॉर सम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट इज अ कोलिजन ऑल अबाउट, इन विच दे अप्लाई रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो दो टाइप के कोलिजन्स हैं, एक इलास्टिक एक इन इलास्टिक। नेचर में जितने हमारे आसपास रियल लाइफ में जितने कोलिजन्स होते हैं वो सब इन इलास्टिक हैं,
इलास्टिक जो है दैट इज एन आइडियल सिचुएशन जहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हो जाए। जनरली क्या होता है, कंजर्व नहीं होती है, हीट या साउंड इस फॉर्म में कहीं ना कहीं वो वेस्ट अप हो जाती है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली वाइल कोलाइड हुआ, कोलिजन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी था वो टकराने के बाद नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी लूज हो जाएगा इन हीट और साउंड। ठीक है, सो इलास्टिक इज द आइडियल सिचुएशन, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। मोमेंटम, एनी यू टेक द कोलिजन, बी इट बी इलास्टिक बी इट बी इनइलास्टिक, उनका कोलिजन के दौरान जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा। तो बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन मैं इक्वेट भी कर सकता हूं। All the involved forces in an elastic collision are conservative forces and total energy remains conserved. टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। इन इलास्टिक में भी हम अभी पढ़ेंगे कि उसमें भी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो टोटल सम जो होगा वो तो हमने पढ़ ही लिया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी। ठीक है, अच्छा, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इस तरीके से रहेगा, u1 u2 v1 v2। आप उसको कैसे लिख सकते हैं, m1 u1, इनिशियली जो मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2, दैट इज द मोमेंटम इनिशियली। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, और क्यों ऐसे डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो वेक्टर सम में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखना है तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके इस तरीके का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, v2 माइनस v1, माने कि चेंज इन वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, u1 माइनस u2। ठीक है, इसी रेशियो इन वेलोसिटीज के डिफरेंस का ही रेशियो बिफोर और आफ्टर एक फैक्टर देता है जिसको बोलते हैं रेजिलियंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, और उसकी वैल्यू बताती है कि ये इलास्टिक कोलिजन है कि इनइलास्टिक है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। इन इलास्टिक देख लेते हैं, तो इसमें मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा। देखिए, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होंगी ही, क्योंकि दे आर कंजर्वेशन लॉस, और वो यूनिवर्सल लॉज है, वो फॉलो होगा ही। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो साउंड और हीट में निकल जाएंगी, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। इनिशियली जितना काइनेटिक एनर्जी था प्लस जो भी एनर्जीज थे विल बी इक्वल टू फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी बचा, और जो साउंड हीट जिसमें भी गया, तो सब टोटल बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगा। इनइलास्टिक में कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे आपने फ्रिक्शन बोल दिया, ये जो भी रेजिस्टिंग वाले फोर्सेस है, चाहे हीट बोल दे चाहे आप साउंड बोल दे, हालांकि उसमें डायरेक्टली फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फॉर श्योर फ्रिक्शन जो है उसको आप मान सकते हैं दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कोई एक या एक से ज्यादा इन इलास्टिक में वहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ओके, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। तो दो चीजें कांस्टेंट रहेगी, कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम और एनर्जी। इलास्टिक इनइलास्टिक में बस एक ही फर्क है, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, और इनइलास्टिक में नहीं रहेगी। तो मैं जो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है या फिर रेजिलियंस, तो E से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर E की वैल्यू 1 है, और ये बेसिकली क्या है, ये रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी है। तो आपने जो वो एक्सप्रेशन देखा था u2 माइनस u1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, इस तरीके का, या v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है यही कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक दूसरे की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनका जब आप रेशियो लेंगे तो वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसकी वैल्यू आपको बताएगी कि किस तरीके का कोलिजन है। अगर 1 आया तो इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक, 0 आया तो परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे पे चिपक के चल गई आगे, टू बॉडीज कोलाइडेड एंड दे स्टिक टू ईच अदर, और यहां इक्वल टू 0। और जो भी दूसरे टाइप्स हैं जहां पर टकरा के मूव किया आगे, जनरली हम रियल लाइफ में ज्यादा देखते हैं, उसमें E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन वर्क एनर्जी एंड पावर।
I hope I was able to make you revise in some quick good time. Thank you so much. और इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे. More we'll be posting out more content also. Thank you so much for joining in and Jai Hind everyone. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.